वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लोटस पब्लिक स्कूल नरकटियागंज। मेरा नाम पंकज कुमार है और हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। साथ ही साथ मैं 10th क्लास के सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन 9th में हो चुका है, जिसकी एलओसी जो है वो बहुत ही जल्द एलओसी से संबंधित जानकारी आप लोगों को आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे दी जाएगी। अतः आप सभी छात्र एवं छात्राओं से निवेदन है कि कृपया आप सभी लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर एक्टिव रहेंगे। धन्यवाद। और साथ ही साथ आज हम लोग क्लास 10th के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के बारे में स्टडी करेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ना है, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के मेथड्स के बारे में पढ़ना है और ह्यूमन बींग्स और अदर एनिमल में रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर है और एग्जामिनेशन के व्यू से तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया जल्द से जल्द हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। तो आइए पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम हो गया हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो सबसे पहले टर्म के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, लाइफ स्पैन। तो बच्चों लाइफ स्पैन का मतलब होता है द पीरियड फ्रॉम birth to natural death of an individual is called life span। तो लाइफ स्पैन का मतलब क्या हुआ? किसी भी इंडिविजुअल के बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ। बात मैं किस चीज का कर रहा हूं? नेचुरल डेथ, नॉट द एक्सीडेंटल डेथ। या किसी बीमारी से इंसान मर जाए या कोई जानवर मर जाए या फिर उसका एक्सीडेंट हो जाए, वो नहीं। बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो कहलाता है लाइफ स्पैन। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन डिफरेंट होता है। जैसे हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन फ्यू मिनट्स का होता है, कुछ मिनटों तक ये जिंदा रहता है। जैसे कि एग्जांपल हम बात करें, सभी लोग जानते हैं आरबीसी, इसका जो लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का होता है। साथ ही साथ अगर इंसान की बात करें तो इसका एवरेज लाइफ स्पैन जो होता है लगभग 100 साल होता है। इसके अलावा कौवे का लाइफ स्पैन जो होता है क्रो का लगभग 15 साल का होता है। साथ ही साथ अगर डॉग का लाइफ स्पैन देखें तो 25 साल के आसपास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ डिफरेंट लाइफ स्पैन। साथ ही साथ लाइफ स्पैन जो होता है उसमें 4 स्टेप्स होते हैं लाइफ स्पैन। पहला फेज जो होता है जुवेनिलिटी कहलाता है। दूसरा फेज मैच्योरिटी कहलाता है। तीसरा फेज एजिनिंग कहलाता है और चौथा फेज डेथ कहलाता है। तो लाइफ स्पैन चाहे वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हो या फिर किसी इंसान का हो या किसी दूसरे जानवर का या किसी प्लांट का हो, उसके लाइफ स्पैन में 4 स्टेज होते हैं, 4 फेज होते हैं। पहला जुवेनिलिटी फेज, यानी इस फेज में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी डेवलप होती है। मैच्योरिटी फेज, ड्यूरिंग दिस फेज लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू रिप्रोड्यूस। उसके बाद आता है एजेनिंग फेज। इस फेज में बॉडी के अंदर प्रोग्रेसिव डेटोरिएशन होता है, जैसे टिश्यूज हैं, मसल्स हैं, वो सब वीक पड़ेंगे, धीरे धीरे आप डेथ की तरफ पड़ेंगे। और फाइनली जो स्टेज आता है उसको हम लोग बोलते हैं डेथ। इट मींस दैट सीजेशन ऑफ ऑल द वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, मतलब जीवन के लिए जो भी आवश्यक और इसेंशियल और सब काम करना बंद कर देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेथ बोलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन का, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए इसमें यह टर्म समझना जरूरी है
क्योंकि इस फेज में आपके अंदर रिप्रोडक्शन कैपेसिटी डेवलप हो रही है, उसके बाद आप इस फेज में प्रोडक्शन करने में सक्षम है, उसके बाद आपके बॉडी में डेटीरियोरेशन आ रहा है और फाइनली आप डेथ कर जा रहे हैं। यानी रिप्रोडक्शन एक साइकिल है। किस तरह का? तो आज आपको पैदा होना है, फिर अपने पीछे बॉडी को छोड़ना है और फाइनली आपको मर जाना है। ठीक है, तो ये लाइफ स्पैन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, रिप्रोडक्शन। तो पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अब यहां पे आपको ध्यान देना है, पहला टर्म हो गया रिप्रोडक्शन। तो हमें इस पढ़ना है रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है द बायोलॉजिकल प्रोसेस in which living organism gives rise to young ones, which is similar to itself, is called reproduction। तो बच्चों रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या हो गया? तो हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस विच इज सिमिलर टू इटसेल्फ। यानी हर जीव ठीक अपने ही समान बच्चे को जन्म देता है जो ठीक उसी के जैसा होता है। जैसे इंसान का बच्चा जो इंसान की तरह होगा, राइस प्लांट जो होगा वो अगर किसी ऑफस्प्रिंग को जन्म देगा तो राइस प्लांट की तरह होगा, साथ ही साथ कुत्ते का बच्चा जो होगा वो कुत्ते की तरह होगा। यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ठीक अपने ही जैसे लाइफ को जन्म दे रहा है। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन का मतलब अगर सिंपल भाषा में बोले तो क्या बोलेंगे? क्रिएशन ऑफ न्यू लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। जैसे कि हम लोग अपने माता पिता के थ्रू आए, तो इसका मतलब क्या होगा? न्यू लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो सिंपल वर्ड में हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि वाई वी नीड टू रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, हमें रिप्रोडक्शन क्यों करना चाहिए? तो अब हमें इस चीज को समझना है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस पहला अगर देखें ध्यान से तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। तो लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ ड्यू टू रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ ड्यू टू रिप्रोडक्शन। तो इस धरती पे अगर जीवन कायम है वो किसके कारण? रिप्रोडक्शन का है। दूसरा इंपॉर्टेंस कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो जनरेशन स्पीसीज है वो कंटिन्यूअस है ड्यू टू रिप्रोडक्शन, क्योंकि आज एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स ठीक अपने पीछे एक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को छोड़ जा रहा है। That reproduction help in maintaining the continuity of a species generation after generation। इसके बाद अगर बात करेंगे रिप्रोडक्शन से वेरिएशन पैदा होता है, ठीक है ना? रिप्रोडक्शन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इनटू द इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन एंड these variations finally play an important role in इवोल्यूशन। तो ये वेरिएशंस रिप्रोडक्शन के कारण क्रिएट होते हैं और यही वेरिएशंस जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक्यूमुलेट होते हैं और लास्ट में देखा जाए तो फाइनली एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। तो वेरिएशन जो होता है वो इवोल्यूशन में बहुत बड़ा उसका योगदान होता है। तो ये वेरिएशन और इवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, जिसपे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशंस के बारे में डिस्कशन किया गया है। और चौथा अगर देखा जाए तो रिप्रोडक्शन क्या करता है? मेंटेन्स द पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन।
पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आज जो बच्चा है या चाइल्ड है वो कल को एडल्ट होगा और फिर आगे चलकर बूढ़ा हो जाएगा, एजेड पर्सन। तो ध्यान से देखिए ये क्या है। तो आज जो बच्चा है वो कल जवान होगा, ठीक अपने पीछे एक बच्चे को छोड़ेगा और आगे चल के एजेड पर्सन कंट्री। तो चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, कोई भी स्पेसीज हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो या कोई प्लांट हो या कोई अदर एनिमल हो, उसमें भी हमें चाइल्ड नजर आते हैं, एडल्ट नजर आते हैं और एजेड पर्सन नजर आते हैं। तो ये मेंटेन किसके कारण हो रहा है? ड्यू टू रिप्रोडक्शन। तो हमारे पास सवाल है कि व्हाई वी नीड टू रिप्रोड्यूस या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आपके पास जवाब क्या होगा? पहला, लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ ड्यू टू रिप्रोडक्शन। Reproduction play an important role in maintaining the continuity of a species generation after generation. Otherwise, next देखेंगे तो reproduction play an important role in introduction of variation into the species, and these variations further play an important role in the evolution. And finally, reproduction play an important role in the maintaining the population organization. तो ये हो गया हमारा रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन और रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस। एक्चुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, रिप्रोडक्शन में इवेंट्स क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन इवेंट्स क्या होता है? पहला इवेंट्स देखें, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, प्रोटीन एंड some important biochemicals। तो रिप्रोडक्शन का पहला इवेंट्स में क्या होता है? आरएनए, प्रोटीन और इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल्स का फॉर्मेशन होता है। दूसरा इवेंट्स देखेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए के कॉपी प्रिपेयर होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन। तीसरा स्टेप में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट। वो मेल गैमेट होगा या फीमेल गैमेट होगा या अदर रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं। और फिर लास्ट में आएगा फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग, मतलब संतान होता है, हिंदी में बच्चे बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो ये बेसिक इवेंट्स होते हैं जो हर रिप्रोडक्शन में होता है। पहला इवेंट्स होता है आरएनए, प्रोटीन और जो इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल्स होते हैं जो सेल डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, पहले उनका फॉर्मेशन होता है। फिर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और उस डीएनए के रेप्लिकेशन के बाद सेल डिवाइड करेगा तो उससे रिप्रोडक्टिव यूनिट बनेगा। और फिर वो रिप्रोडक्टिव यूनिट से अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो सिंगल पेरेंट के थ्रू न्यू इंडिविजुअल बनेगा। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उस गैमेट्स के फ्यूजन से, यानी रिप्रोडक्टिव यूनिट जो गैमेट्स के नाम से भी जाने जाते हैं, उससे फिर न्यू ऑफस्प्रिंग्स या न्यू यंग वंस का फॉर्मेशन होगा। तो ये बेसिक इवेंट्स हो गए जो रिप्रोडक्शन के दौरान होते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन जो है उसको दो ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Reproduction can be classified into two groups, asexual reproduction and asexual। ध्यान से देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर है।
यहां पे भी अब ध्यान से देखिएगा तो दो टर्म है, ए प्लस सेक्सुअल। ए का मतलब होता है नॉट, तो जो इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलेंगे वो इवेंट्स ए सेक्सुअल में देखने को नहीं मिलेंगे। तो आइए अब डिस्कस करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, the mode of reproduction in which new offsprings developed by a single parent with or without involvement of gametes formation and fusion। तो वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें न्यू ऑफस्प्रिंग्स का फॉर्मेशन सिंगल पेरेंट के थ्रू होता है विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन या फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स भाग ले रहे हैं, इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं मोनोपेरेंटल रिप्रोडक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज मोनोपेरेंटल रिप्रोडक्शन। दूसरा चीज, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू ऑर्गेनिजम्स डेवलप्ड होते हैं वो पेरेंटल बॉडी के सोमैटिक पार्ट से डेवलप्ड होते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। तो यहां पे दो चीज मिल गया सुनने के लिए आपको, नया टर्म। पहला, इसको मोनोपेरेंटल रिप्रोडक्शन क्यों बोलेंगे, क्योंकि मोनो का मतलब हो गया सिंगल, तो जिस रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट भाग लेते हैं उसको हम लोग बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या इसको हम लोग सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्यों? ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ सोमैटिक बॉडी पार्ट। तो इस रिप्रोडक्शन में बॉडी का सोमैटिक बॉडी पार्ट्स जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, इसको सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इसलिए इस प्रोडक्शन में जाइगोट इज नॉट फॉर्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो फर्टिलाइज फ्यूजन नहीं हो रहा है, तो साथ ही साथ इसमें वेरिएशन का भी इंट्रोडक्शन नहीं होता है, नो वेरिएशंस। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस प्रोड्यूस नहीं होते हैं, जिसके वजह से इट डज नॉट प्ले एनी रोल इन इवोल्यूशन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवोल्यूशन में कोई योगदान नहीं होता है। साथ ही साथ जितने भी ऑफ स्प्रिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू डेवलप्ड होते हैं वे एग्जैक्ट आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के। तो हम लोग बोलेंगे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस organisms are identical to their parents। वे अपने माता पिता के ठीक फोटोकॉपी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आप क्या बोलेंगे, पहले तो एक डेफिनेशन दे देंगे, डिफरेंशियल लिखने के लिए। दूसरा, इट इज ऑल्सो नोन एज मोनोपेरेंटल रिप्रोडक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। In this method of reproduction या mode of reproduction, zygote is not formed due to absence of fertilization. There will be no variation will be produced in this reproduction. Hence, यह जो reproduction है इसका evolution में कोई योगदान नहीं होगा। और जो asexual reproductive organisms होते हैं वो identical होते हैं, exact copy होते हैं अपने parents के। तो asexual reproduction में जो ऑफ स्प्रिंग एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के, या एक दूसरे से भी वो बहुत ज्यादा आइडेंटिकल होते हैं, तो उसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं जिसको हम लोग क्लोन बोलते हैं।
क्लोन। तो क्लोन का मतलब हो गया द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स which are morphologically and genetically identical to their parents। तो वैसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप जो जेनेटिकली और एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली, ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। एंड ईच मेंबर ऑफ क्लोन, ईच मेंबर ऑफ क्लोन इज कॉल्ड रेमेट। तो क्लोन के प्रत्येक मेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेमेट बोलते हैं। जैसे हमारे पास अगर ऐसा मार्कर या चौक जो भी है जिसकी संख्या 10-20 है, तो उन सबको एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोन बोलेंगे। लेकिन इंडिविजुअली एक को क्या बोलेंगे? रेमेट बोलेंगे। यानी सिंपली हम लोग बोल सकते हैं रेमेट इज द यूनिट ऑफ क्लोन। यानी क्लोन के यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेमेट बोलते हैं। ठीक है। दूसरा चीज, आगे जो हमें इस टॉपिक में आगे की तरफ जाना है उसमें हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स में पढ़ना है फिजन के बारे में, दूसरी तरफ पढ़ना है बर्डिंग के बारे में, तीसरा पढ़ना है फ्रैगमेंटेशन के बारे में, चौथा रीजनरेशन और पांचवा पढ़ना है स्पोर फॉर्मेशन। तो आपके एनसीईआरटी बुक में ये 5 तरह के जो टाइप्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन हम लोग को पढ़ना है। साथ ही साथ अलग से प्लांट में भी पढ़ना है, उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन तो ये एक स्पेशल मेथड है रिप्रोडक्शन का जो सिर्फ प्लांट में देखने को मिलता है, लेकिन इसको भी हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मानते हैं। ऐसा क्यों मानते हैं हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।